चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों बायोलॉजी का दोस्तों जो 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज हम चला रहे थे उसी का आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं दोस्तों तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न होते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर ये सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 95% लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। क्योंकि देखिए दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ का सीरीज चला है लास्ट तक देखिए और बेहतरीन तरीका से याद कीजिए क्योंकि काफी आसान लैंग्वेज है। चलिए पीडीएफ पर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन से कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो इसका आंसर बहुत सरल है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इसका पहले वाला वीडियो कहाँ मिलेगा सर जी, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। देखो आंसर है कि जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से कई बेष्टि का जन्म होता है, यानी कि अलैंगिक जनन का जो परिभाषा है दोस्तों वह दोस्तों प्रजनन है जिसमें एक जनक से कई बेष्टि का दोस्तों जन्म होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि एक जनक से कई बेष्टि का दोस्तों क्या होता है, जन्म होता है, तो क्या कहलाता है, ये अलैंगिक जनन कहलाता है। इससे जनन कोशिकाओं का निर्माण जो होता है एवं शालियन जो होता है दोस्तों कैसे होता है, देखिए इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण एवं शालियन नहीं होता है। आप कहोगे कैसे होता है, तो इसमें निर्माण नहीं होता है क्योंकि इसमें जो जनन कोशिका युग्मक होते हैं इसका निर्माण एवं शालियन नहीं होता है। यह दोस्तों प्राय निम्न श्रेणी के जीवों जैसे एक कोशिकीय जो होता है और ये क्या है, सरल पादप एवं जंतुओं में होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीवों में ही दोस्तों जो होता है क्या होता है, जनन कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन ये आपका क्या, ये अलैंगिक जनन है, इसमें निर्माण ये सब का नहीं होगा। कहा जाता है दोस्तों इसका प्रकार देखेगा तो ये देखिए कितना प्रकार का, ये द्विविभाजन होता है, बहुभाजन होता है, मुकुलन होता है, बीजाणु जनन होता है, खंडीय भवन होता है और पुनर्विभाजन द्वारा दोस्तों संपन्न होता है। और इसका लाभ देखेगा तो यह नवजात संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है तथा इसका दर्ज होता है, तीव्र होता है तथा संतति सभी गुणों को एक दूसरे के समान होते हैं। देखो लिखोगे तो इतना भी आपका 2 नंबर देगा, इतना भी लिखोगे तो 2 नंबर देगा, क्योंकि देखो इतना आप लोग लिख दीजिए तो ये पॉइंट हो गया और आपके बोर्ड एग्जाम में पॉइंट लिखने के भी मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा विशेष लिख दीजिएगा तो और भी टीचर खुश हो जाएंगे। चलिए देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि मध्य चक्र के दोस्तों क्या है, देखो मध्य चक्र या ऋतु चक्र के बारे में स्पष्ट करें। देखो एग्जाम में पूछा जाता है मध्य चक्र पर टिप्पणी लिखिए, ऋतु चक्र पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताएं, देखिए कहा जाता है कि नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। यानी कि नन प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं दोस्तों उसमें पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे कि मध्य चक्र में गाय हो गया, कुत्ता हो गया, चीता हो गया, हिरन हो गया, चूहा हो गया, भेड़ हो गया आदि क्या मध्य चक्र पाया जाता है। यानी जो मध्य पथ चक्र पाया जाएगा गाय में, कुत्ता में, चीता में, हिरन में, चूहा में, भेड़ में, ये सब मध्य चक्र पाया जाता है। अब इस प्रकार से जब प्राइमेट में पाया जाता है, यानी कि दोस्तों ये प्राइमेट में पाया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। और आपको ऑब्जेक्टिव में बताएं ऋतुस्राव चक्र के बारे में जिसमें मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला ये सब क्या, तो ऋतुस्राव के चक्र के अंतर्गत है। देख सकते हो काफी आसान परिभाषा, आपको बिल्कुल 32 नंबर एक बार में याद हो जाना चाहिए। लिखिएगा तो और भी आपको बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा। तो सब एक क्वेश्चन आप लोग करते जाए मेरे प्यारे साथियों। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो वीडियो देखने के बाद जाना। और सही विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाए कि एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल के प्रतिपादित नियमों को लिखे। देखो एक संकर क्रॉस होता है 2 से 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये 2 नंबर में आपको करवाए हैं, 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में इसमें से पूछेगा, 2 नंबर में इसमें से पूछेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेंडल जो होता है इसका 200 प्रतिपादित नियमों को आपको लिखना है। तो देखो
एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने निम्नलिखित नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहला नियम आपका क्या दोस्तों, युग्मित कारकों का नियम। यानी कि युग्मित कारकों का नियम में देखेंगे तो प्रत्येक लक्षण दो का दोस्तों इकाई कारकों यानी कि एलील द्वारा दोस्तों प्रदर्शित होते हैं, जो समान गुणसूत्र पर समान स्थान पर स्थित होते हैं। यह आपका युग्मित कारकों का नियम हो गया। सेकंड में देखेगा तो प्रभाविता का नियम। इस नियम में देखेगा तो किसी लक्षण के विभिन्न विश्लेषकों को प्रदर्शित करने वाले दो एलील यानी कि 200 कारकों में एक अपने आपको प्रदर्शित करता है, यानी कि दो में से एक अपने आप को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, जिससे प्रभावित कारक कहते हैं या प्रभाविता कारक कहते हैं। जो प्रदर्शित नहीं हो पाता उससे हम लोग अप्रभावित कारक कहते हैं, यानी कि प्रदर्शित होगा उसको प्रभावी, और जो प्रदर्शित नहीं हो सकता तो उसको हम लोग अप्रभावित कारक के रूप में रखेंगे। चलिए यहाँ से दोस्तों मेंडल का थर्ड नियम है दोस्तों है कि पृथक्करण का नियम। देखो पृथक्करण का नियम में एक व्यष्टि में उपासित एक लक्षण के दो कारक मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि युग्मक जो जोड़ा होता है निर्माण के समय एक दूसरे के स्थान पर पृथक व स्पष्ट बने रहते हैं, ताकि युग्मक जो का जोड़ा एक लक्षण केवल एक कारक के लिए ले जा सके वो हमेशा क्या रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, अगर एक लक्षण को ही ले जाएंगे तब। चलिए ये क्वेश्चन आसान था, हो सकता है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि देखिए नोट कीजिएगा तो और जल्दी याद होगा। और पीडीएफ नोट्स लेना चाहे तो अवश्य आप लोग लेने का प्रयास कीजिएगा। इस नंबर पर आपको दोस्तों कांटेक्ट करना है, इसमें आपके पूरी तैयारी कराई जाएगी और बेहतर मार्क्स आप लोग एग्जाम में गेन कर सकते हो। चलिए कहा जा रहा है कि गेहूं के दोस्तों प्रोन्नत किस्मों का नाम लिखे, उनके गुण को लिखे। देखो गेहूं के जो प्रोन्नत किस्म जो होता है, प्रमुख जो किस्म होते हैं ये निम्नलिखित है और इनके गुण भी निम्नलिखित है। देखो इसमें गेहूं का होता है दोस्तों HD 214 कितना 2824 यानी कि 2824 और HUW 234 और यहाँ से आपका के 8027 और HD क्या है 2888। इसका गुण भी देख सकते हो, बगल में दिया हुआ है उच्च उत्पादकता एवं साथ समय बुआई वाला ये आपका HD वाला हुआ। और यहाँ पर देखेगा तो मध्यम उत्पादकता एवं लेट बुआई वाला, और इसमें देखेगा तो निम्न उत्पादकता एवं वर्षा 200 आधारित लेट बुआई वाला और समय पर बुआई वाला तथा वर्षा आधारित। ये सब दोस्तों क्या इस सब के गुण आपको दिया हुआ है बगल में, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देख सकते हो ये 2016 में ही पूछा है, तो ये 2016 में नहीं बहुत बार पूछा, लेकिन मैंने क्या लिखा, एक बार लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि जगह नना जी कितना हटा देंगे वहां पर, ठीक ना। तो आप लोग क्लियर करते जाइए, याद करते जाइए, एक दो बार नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, लिखिएगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। देखो देखो यहाँ पर कहा गया कि बहुविकल्पता के बारे में 100 उदाहरण लिखिए, यानी कि जो बहुविकल्पता होता है इसका आप लोग को 100 उदाहरण लिखना है। तो देखो किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक जीन एलील द्वारा होता है तो इसी को हम लोग बहुविकल्पता कहलाती है। यानी कि दोस्तों किसी भी लक्षण की दोस्तों वंशागति का जो नियंत्रण होगा जब 2 या 2 से अधिक जीन द्वारा दोस्तों एलील द्वारा दोस्तों होता है तो इसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे मानव में दोस्तों एबीओ रक्त समूह वंशागति है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यही आपका बहुविकल्पता आपका कहलाता है। आपके एग्जाम में ये 2016 में पूछा गया था। देखो एक टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, इससे काफी ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में बनता है, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना डियर स्टूडेंट, और एग्जाम में जरूर कमाल करना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, टी लिम्फोसाइट। तो देखो टी लिम्फोसाइट को आपको पता है कि अस्थिमज्जा में इसका उत्पन्न होता है, होकर के थाइमस से गुजरता है, यानी कि अस्थिमज्जा में इसका दोस्तों क्या होता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, जो कि दोस्तों थाइमस से गुजरता है। एवं इस समय दोस्तों यह विशेष एंटीजन के विरुद्ध पहचानने की क्षमता अर्जित करता है, जिस पर यह दोस्तों क्या होता है, आक्रामक कर सकता है। यह विशेष एंटीजन के लिए दोस्तों जो होता है ये एक कोशिकीय असंक्रमणता में भाग लेता है, यानी कि एक कोशिकीय जो होता है उसमें अंश संक्रमणता में भाग लेता है। वहीं बी लिम्फोसाइट का देखेगा तो यह अस्थिमज्जा में बांधता है, यह भी एक विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार का जो एंटीजन होता है उसके लिए भी लिम्फोसाइट होता है। कहा जाता है कि जब विशेष एंटीजन इसे सक्रिय करता है तब इसमें बी कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होने लगती है।
चलिए बिल्कुल ये सुनिए, यहाँ से आपको याद रखना बी लिम्फोसाइट जो होगा अस्थि में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि में बनता है। और आपको ये विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए होता है। और जब इसमें दोस्तों विशेष एंटीजन इसे दोस्तों सक्रिय करता है तो बी जो कोशिकाएं होते हैं वो विभाजित होने लगती है। क्या होने लगते हैं? विभाजित माने टुकड़ा में होने लगते हैं, यानी कि अलग अलग होने लगती है। और प्लाज्मा दोस्तों कोशिकाएं बनाती है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है एवं रुधिर के लिए दोस्तों द्वारा संक्रमण जगह पर पहुंच जाता है। चलिए ये आपका दोस्तों क्या था? बी लिम्फोसाइट और डी लिम्फोसाइट। अब देखिए मधुमक्खी फलन क्या है, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी आसान तरीका से लिखा, हर विद्यार्थी यहाँ से याद कर सकते हैं। तो देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रबंधन जो होता है मधुमक्खी पालन कहलाता है। यानी कि आर्थिक लाभ के लिए जो अपना आर्थिक लाभ हो तो उसको मधुमक्खियों का जो पालन पोषण होगा इस प्रबंधन को हम लोग मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी से दोस्तों हमें शहद तथा मधु तथा मधुमोम प्राप्त होता है। आपको पता है कि मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? मधुमक्खी से दोस्तों वो शहद तथा दोस्तों आपको मधुमोम ये सब प्राप्त होता है। और मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित जानकारियों को प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखो क्या क्या जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। पहला देखो मधुमक्खियों के प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान। इनके मधुमक्खियों की जो प्रकृति होगी उसका जो स्वभाव का जो गुण होगा उसको आपको पहचानना चाहिए। कहा जाता है कि मधुमक्खियों के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना और मधुमक्खियों को पकड़ करके उन्हें छत्तों में रखना और विभिन्न मौसमों में छत्तों का दोस्तों क्या करना? प्रबंध करना। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 38 नंबर में कहा जा रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर, इसमें आपको अंतर लिखना है। तो देखो एक तरफ जन्म दर एक तरफ मृत्यु दर। तो देखो जन्म दर में क्या होता है? देखो इसमें जो होता है प्रति हजार में दोस्तों बेस्टियों यानी कि व्यक्तियों प्रति वर्ष होने वाला जन्म की संख्या है। यानी कि प्रति हजार बेस्टियों प्रति वर्ष जो होने वाला दोस्तों जन्म की एक संख्या है। वहीं मृत्यु दर में जो होता है दोस्तों ये मारने वालों की संख्या होती है। यानी कि प्रति हजार बेस्टियों में हर वर्ष जो मारने वाले की जो संख्या होगी उसको मृत्यु दर कहेंगे और इस तरह पर जन्म दर कहेंगे। इसमें कहा जाता है कि इसमें प्रजनन द्वारा नए सदस्यों के वृद्धि की दर को पता चलता है, लेकिन इसमें क्या इसमें जीवों के मृत्यु दर का पता नहीं चलता, इसमें घटते जाता है। और इसमें देखिए इसमें आबादी का आकार एवं इसका जो आबादी के आकार एवं आबादी जो होता है दोस्तों 5 से 10% इसमें बढ़ता है। इसमें 15 से देखो इसमें 5 से 10% जन्म दर बढ़ता है, लेकिन मृत्यु दर जो होता है 10 से 15% बढ़ जाता है। देखो यहाँ से कहा जाता है कि इसकी आकार एवं अवधि दोस्तों होता है इसमें वृद्धि होता है, लेकिन इसमें देखेगा दोस्तों तो इसके आकार एवं दोस्तों क्या होता है? कमी आती जाती है। यानी कि देखोगे जनसंख्या विश्व में क्या तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वहीं देखिएगा दोस्तों घनी आबादी में मरने वाले की संख्या कम है और जलाने वाले की संख्या, मान लीजिए जलाने वाले की संख्या 4 है तो मरने वाले की संख्या 2 है। इस प्रकार से होता है, इस कारण से जनसंख्या भी बढ़ रहा है। चलिए ये तो आपका अंतर था। अब देखो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख उपायों को लिखो। देखो जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इसका दोस्तों नियंत्रण का क्या उपाय है? तो देखो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपयोग किया जाने की आवश्यकता है। पहला, अधिक शोर पैदा करने वाले मशीनों के स्थान पर कम शोर वाले मशीनों की लगाना चाहिए। यानी कि बहुत शोर करता है वो क्या कर रहा है? ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, तो काम पर दोस्तों शोर करने वाले गाड़ियों का यूज़ करना चाहिए। समय समय पर मशीनों के ग्रीस एवं तेल का उपयोग समुचित रूप से किया जाना चाहिए। यानी कि समय समय पर मशीन जो होगा दोस्तों उसका जो ग्रीस एवं तेल का होगा उसका सही यूज़ करेंगे। ठीक ना? ठीक है स्टूडेंट। चलिए आबादी से दूर औद्योगिक इकाइयों में स्थापित की जानी चाहिए। इनके आधा औद्योगिक जो होगा दोस्तों जैसे औद्योगिक बड़ा बड़ा दोस्तों कारखाना हो गया तो आबादी से दूर रहना चाहिए। नहीं कि आबादी वहीं पर है, जैसे कि बड़ा शहर है तो वहीं के बगल में नहीं, आपको दूर औद्योगिक जो होगा जो आप फैक्ट्री बनाना चाहते हो वो एकांत में बनाइए जहाँ पर जनसंख्या ना हो। इससे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। हवाई जहाज में यातायात के साधनों में ऐसे इंजन का प्रयोग होना चाहिए जो कम शोर पैदा करे। जैसे हवाई जहाज होता है यातायात है तो बड़े बड़े मशीनों से दोस्तों क्या होता है? लस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ करता है। लेकिन ऐसे मशीनों को आविष्कार करना चाहिए जिससे शोर पैदा ना हो, ध्वनि ना पैदा हो। इससे हम ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण को रोक सकते हैं। अब देखो mRNA एवं tRNA में अंतर देखिए। पिछला बात किए थे
बी डीएनए और डी आरएनए में अंतर है, तो इस बार देखिए कुछ अलग है। तो देखिए चूंकि ये डीएनए में दोस्तों आनुवांशिक सूचनाओं को दोस्तों ढोता है, अतः इसे संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। जबकि इसमें देखेगा तो इसमें विलेज होता है आरएनए, सोलुबल दोस्तों आरएनए तथा एसआरएनए भी कहते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आरएनए के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों कोशिका में मौजूद कुल आरएनए का या कितना होता है 5 से 10% होता है, लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों 10 से 15% होता है। चलिए यहाँ से देख सकते हो एकदम आसान है। यहाँ पर देखा तो इनका जो आणविक कार्य होता है दोस्तों 5 लाख से अधिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और क्या है 10 लाख तक होता है। और इसमें आणविक भार जो होता है दोस्तों 23,000 से 30,000 तक होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज़रूर लीजिएगा और आप लोग पूरे तैयारी कीजिए, टॉपर लिस्ट में ज़रूर आइए मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चैप्टर का आपका दोस्तों खत्म कर दें लगभग, और आपका दोस्तों सब प्ले लिस्ट में रखा हुआ है। आपको दोस्तों वहाँ पर 500 ऑब्जेक्टिव, 100 VBI सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, 20 VBI लॉन्ग क्वेश्चन, वो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है डियर स्टूडेंट्स। और पीडीएफ नोट्स आप लोग ज़रूर लीजिए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना नाम बताइए और तैयारी कीजिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आपको टॉपर बनाना मेरा मकसद है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो बिल्कुल टॉपर बनेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।